Good morning, dear students. My subject is PSP, Power System Planning, and the today lecture is based on Factor Affecting Generation Planning Part 2. In this lecture, we study about the optimum generation expansion criteria and the generation optimization problem and fundamental economic analysis. So let us start with my topic, factor affecting generation planning. In this optimum generation expansion planning criteria, ऑप्टिमम जनरेशन एक्सपेंशन के लिए क्या क्राइटेरिया है वो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं. ऑप्टिमम जनरेशन एक्सपेंशन क्राइटेरिया, ऑप्टिमम जनरेशन एक्सपेंशन के लिए क्राइटेरिया क्या है. फर्स्ट क्राइटेरिया इज द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी. सेकंड इज द कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स एंड फ्यूल, प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज और फ्यूल की कीमत. थर्ड इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लो एंड एनुअल ऑपरेशन, जो निवेश प्रवाह की जो कीमत है और एनुअल ऑपरेशन की जो कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड होती है. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लो एंड एनुअल ऑपरेशन, एनुअल ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लो की कीमत, लागत. ठीक है. कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स एंड फ्यूल, प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स और फ्यूल की लागत. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लो एंड एनुअल ऑपरेशन, एनुअल ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लो की कॉस्ट. नेक्स्ट है रिलायबिलिटी इंडिसेज ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई अकॉर्डिंग टू IEEE 499,1366 स्टैंडर्ड्स लाइक LOLP, LOLE, etc. we have to consider. रिलायबिलिटी इंडिसेज, इलेक्ट्रिक सप्लाई के रिलायबिलिटी इंडिसेज जो IEEE के अनुसार दिए गए थे 491,366 स्टैंडर्ड में. रिलायबिलिटी इंडिसेज, इलेक्ट्रिक सप्लाई के रिलायबिलिटी इंडिसेज जो IEEE 499,1366 स्टैंडर्ड के अनुसार, लाइक जैसे कि LOLP, LOLP मींस लॉस ऑफ लोड प्रोबेबिलिटी, LOLE मींस लॉस ऑफ लोड एक्सपेक्टेशंस, ETC वी हैव टू कंसिडर. हम यहां पर इनको कंसिडर करते हैं. यानी रिलायबिलिटी, इलेक्ट्रिक सप्लाई के जो रिलायबिलिटी इंडिसेज हैं जो IEEE 49136 स्टैंडर्ड के अनुसार है, जैसे LOLE और LOLP और LOLE, इनको हम कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक सेंसिटिविटी ऑफ प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक सेंसिटिविटी. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के कंप्लीशन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, वी हैव टू चेक दैट, हम ये चेक करते हैं, इट विल अफेक्ट माय कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड एक्सपेंशन. यह एक्सपेंशन और मेरे जो फ्यूल की कीमत है उसको अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, इसको हम चेक करते हैं. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के कंप्लीशन होने के बाद वी हैव टू चेक दैट, हम ये चेक करते हैं दैट इट विल अफेक्ट माय कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड एक्सपेंशन, यह मेरे जो फ्यूल की कीमत है और फ्यूल की जो लागत है और एक्सपेंशन है उसको प्रभावित करेगा. ये हम चेक करते हैं. नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ डिलेइंग की प्रोजेक्ट, इफेक्ट ऑफ डिलेइंग की प्रोजेक्ट. इन दिस पॉइंट ड्यू टू अनसर्टेनिटी चैलेंजेस, अनसर्टेनिटी के चैलेंजेस के दौरान, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी, जैसे सडन इंक्रीज इन लोड, ठीक है, लॉस ऑफ लोड या जनरेशन यूनिट, ये जो अनसर्टेनिटी का मतलब जो आपका अचानक से लोड बढ़ रहा है या लॉस ऑफ लोड हो रहा है, तो इस प्रकार की जो आपका अनसर्टेनिटी चैलेंजेस है उनके दौरान, ड्यू टू अनसर्टेनिटी चैलेंजेस के दौरान डिले अकर्स, डिले होती है. यानी कि जो डिले होता है प्रोजेक्ट वो किसकी वजह से होता है, अनसर्टेनिटी चैलेंजेस की वजह से. डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन पावर सिस्टम एग्जिस्ट, सो ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी दैट प्रोजेक्ट विल डिले. तो प्रोजेक्ट है जो डिले किसकी वजह से होता है, अनसर्टेनिटी चैलेंजेस के दौरान जो प्रोजेक्ट है वो डिले होता है. वी हैव टू एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ डिले. हम यहाँ पे जो डिले का जो प्रभाव है, जो प्रोजेक्ट हमारा डिले हो रहा है उस डिले के प्रभाव का आकलन करते हैं. वी हैव टू एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ डिले. यहाँ पे डिले के प्रभाव का हम आकलन करते हैं. नेक्स्ट इज दैट फंडामेंटल इकोनॉमिक, नेक्स्ट इज दैट generation optimization problem. Next is that generation optimization problem. Generation optimization problem.
generation optimization problem, optimization problem, generation optimization problem. Generation planning have three aspects. Generation planning have three aspects. Three aspects of problem that have to be solved, for the better optimization, better optimization. These three aspects are These three aspects are नेक्स्ट है जनरेशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. जनरेशन प्लानिंग है थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि तीन प्रकार की प्रॉब्लम के पहलू होते हैं जनरेशन प्लानिंग में. जनरेशन प्लानिंग हैव थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम के तीन पहलू जनरेशन प्लानिंग में होते हैं. दैट हैव टू बी सोल्व, जिन्हें हम सोल्व करते हैं फॉर बेटर ऑप्टिमाइजेशन के लिए जिन्हें हम सोल्व करते हैं. दीज थ्री एस्पेक्ट्स आर, ये तीन पहलू निम्न है. ये तीन पहलू हैं. पहला है आपका, पहला जो एस्पेक्ट है वो है मल्टी डायमेंशनल. पहला जो पहलू है वो है मल्टी डायमेंशनल. पहला एस्पेक्ट है वो है मल्टी डायमेंशनल. This problem is multi-dimensional. This problem is multi-dimensional. Because there are numerous variables. Numerous variables. Because there are numerous variables. You have to take n number of decisions. You have to take m number of decisions. Related to n number of variables. Related to n number of variables. For example, if we decide for thermal power plant, then we'll have for thermal power plant, then we have to consider n number of variables. N number of variables.
variables like availability of coal, availability of coal, transportation, fuel storage, mines availability nearby, mines availability nearby, rail lines availability, rail lines availability, alternate plants if loss of coal occur, loss of fuel, alternate plants if loss of coal occur, if loss of coal occurs. So the first aspect is that multi-dimensional. This problem is multi-dimensional. यह प्रॉब्लम multi-dimensional होती है because there are numerous variables. क्योंकि इसमें numerous variables होते हैं. You have to take n number of decisions related to n number of variables. यहाँ पर n number of variables से संबंधित n number of decisions लेने पड़ते हैं. You have to take n number of decisions related to n number of variables. यानी n number of variables से संबंधित n number of decisions यहाँ पे लेने पड़ते हैं. You have to take n number of decisions related to n number of variables. यानी n number of problems हैं तो उसके लिए n number of decisions हमको लेने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल की बात करें, इफ वी डिसाइड फॉर थर्मल पावर प्लांट, यदि हमने थर्मल पावर प्लांट के लिए डिसाइड किया है, देन वी हैव टू कंसीडर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो हमें n नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कंसीडर करना होता है. देन वी हैव टू कंसीडर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो हमें n नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कंसीडर करना होता है. लाइक जैसे कि वो वेरिएबल्स क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ कोल की उपलब्धता, कोयले की उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी. नेक्स्ट इज द फ्यूल स्टोरेज, यानी फ्यूल कहां पे स्टोर होगा. माइंस एबिलिटी नियर बाई, यानी कि पास में ही माइंस जो है खाने, कोयले की खाने, उनकी उपलब्धता. रेल लाइंस एबिलिटी, रेल लाइंस की उपलब्धता. लॉस ऑफ फ्यूल का जो लॉस है. अल्टरनेट प्लान्स इफ लॉस ऑफ कोल अकर्स, यानी कि यदि कोल का लॉस हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास अल्टरनेट प्लान्स होने चाहिए. ठीक है, ये है आपका मल्टी डायमेंशनल. ये प्रॉब्लम मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि इसमें न्यूमरस वेरिएबल्स होते हैं. यहाँ पे n नंबर ऑफ डिसीजंस लेने होते हैं m नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए. n नंबर ऑफ डिसीजंस रिलेटेड टू n नंबर ऑफ वेरिएबल्स. n नंबर ऑफ वेरिएबल्स से संबंधित m नंबर ऑफ डिसीजंस यहाँ पे लेने पड़ते हैं. एग्जाम्पल के लिए यदि हम थर्मल पावर प्लांट डिसाइड करते हैं, देन वी हैव टू कंसीडर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो हमें n नंबर ऑफ वेरिएबल्स कंसीडर करने होते हैं. लाइक जैसे कि वो n नंबर ऑफ वेरिएबल्स कौन से हैं? लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, जैसे कोयले की उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, फ्यूल स्टोरेज, फ्यूल कहां पे स्टोर होगा, फ्यूल के स्टोर करने के लिए जगह क्या है. माइंस एबिलिटी नियर बाय, यानी कि पर्टिकुलर साइट के पास में यदि माइंस की एबिलिटी हो, यानी कि जो कोयले की खानों की उपलब्धता हो पास में. रेल लाइंस एबिलिटी, रेल लाइंस की उपलब्धता. लॉस ऑफ फ्यूल का लॉस हो रहा है तो अल्टरनेट प्लान्स इफ लॉस ऑफ कोल अकर्स, यदि कोल का लॉस हो रहा है, यदि कोयले का लॉस हो रहा है तो हमारे पास उसके लिए हमारे पास अल्टरनेट प्लान्स होने चाहिए. अल्टरनेट प्लान्स होने चाहिए या होते हैं. नेक्स्ट इज दैट second aspect is that for this problem, optimum generation problem solving, second aspect is that non-linear.
Second aspect is that non-linear. 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 Constants are not linear. Constants are not linear. Constants are not linear with related to decision variables. 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 So non-linear problems are complex. So non-linear problems are complex. Non-linear problems are complex. Next aspect is that stochastic. Next aspect is that stochastic. Next aspect is that stochastic. Stochastic related with randomness. So these are uncertainties in data. These are uncertainties in data. Uncertainties in data requirement like load forecasting, comma, fuel availability, discount rates, fuel availability and cost, equipment cost, equipment cost, load forecasting, always fluctuating time to time. Load forecasting always fluctuating time to time. Always fluctuating time to time. Always fluctuating time to time. Discount rates changes. Discount rates changes according to economy of country. According to economy of country. According to economy of country. And next is that equipment cost changes. Equipment cost changes according to economic and tax. This is the next aspect is that non-linear. Constraints are not linear with related to decision variables. यहाँ पे जो constraints हैं वो decision variables से
कंस्ट्रेंट्स आर नॉट लीनियर विद रिलेटेड टू डिसीजन वेरिएबल्स, यानी डिसीजन वेरिएबल से संबंधित होने के साथ जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ पे लीनियर नहीं होते हैं। कंस्ट्रेंट्स आर नॉट लीनियर विद रिलेटेड टू डिसीजन वेरिएबल्स। सो नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स आर कॉम्प्लेक्स, इसलिए नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होती हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेक्ट इज दैट स्टोचैस्टिक रिलेटेड विद रेंडमनेस, स्टोचैस्टिक रेंडमनेस के साथ रिलेटेड है, संबंधित है। सो दीज आर अनसर्टेनिटीज इन डाटा, इसलिए ये डाटा में कुछ अनसर्टेनिटीज होती है। रिक्वायरमेंट, डाटा रिक्वायरमेंट, सो दीज आर अनसर्टेनिटीज इन डाटा रिक्वायरमेंट, डाटा रिक्वायरमेंट में ये अनसर्टेनिटीज होती है। लाइक जैसे कि अनसर्टेनिटी जो डाटा रिक्वायरमेंट में जो अनसर्टेनिटीज है, जैसे कि लाइक लोड फोरकास्टिंग, डिस्काउंट रेट्स, फ्यूल अवेलेबिलिटी, फ्यूल की उपलब्धता, एंड कॉस्ट और लागत कीमत, इक्विपमेंट कॉस्ट, ईटीसी। स्टोचैस्टिक रिलेटेड विद रैंडमनेस, स्टोचैस्टिक रेंडमनेस के साथ संबंधित है। सो दीज आर अनसर्टेनिटीज इन डाटा रिक्वायरमेंट, इसलिए ये डाटा रिक्वायरमेंट में अनसर्टेनिटीज होती है। लाइक जैसे कि लोड फोरकास्टिंग, डिस्काउंट रेट्स, फ्यूल अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट इज दैट लोड फोरकास्टिंग, लोड फोरकास्टिंग ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग टाइम टू टाइम, यानी लोड फोरकास्टिंग में जो ये है लोड फोरकास्टिंग वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट, हमेशा टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होती रहती है। डिस्काउंट रेट्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी ऑफ कंट्री, डिस्काउंट रेट्स जो कंट्री की अर्थव्यवस्था के अनुसार परिवर्तित होती है। डिस्काउंट रेट्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी ऑफ कंट्री, डिस्काउंट रेट्स कंट्री की या देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट इज द इक्विपमेंट कॉस्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एंड टैक्स, जो इक्विपमेंट कॉस्ट है वो आर्थिक और टैक्स और इकोनॉमिक और टैक्स के अनुसार चेंजेस होती रहती है, यानी इक्विपमेंट की कीमत है वो आर्थिक और टैक्स के अनुसार चेंजेस होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। इक्विपमेंट की कॉस्ट, जैसे पिछले साल इक्विपमेंट की कॉस्ट मान लो 25,000 थी, तो इस साल जो 2021 में इसकी कॉस्ट है जो 25,000 ना होके 50,000 हो सकती है। तो ये कॉस्ट है वो चेंजेस होती रहती है। जो इक्विपमेंट कॉस्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एंड टैक्स, इकोनॉमिक और टैक्स के अनुसार जो इक्विपमेंट की कॉस्ट है वो परिवर्तित होती रहती है। डिस्काउंट रेट भी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी ऑफ कंट्री, कंट्री की अर्थव्यवस्था के अनुसार जो डिस्काउंट रेट है वो भी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इज दैट फंडामेंटल इकोनॉमिक एनालिसिस, फंडामेंटल इकोनॉमिक एनालिसिस, फंडामेंटल इकोनॉमिक एनालिसिस। Next is that fundamental economic analysis, fundamental economic analysis, economic analysis. In the first approach is that static assessment, static assessment, static assessment, static assessment. Time value of the money is not considered. Time value of money is not considered. Of money is not considered. Time value of money is not considered. The value of money means, 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 what is the value of currency? What is the value of currency? What is the value of currency? Value of currency. What is the value of currency in market with time? In market with time. Market with time. Simple and direct. Simple and direct.
simple and direct. Next, third is that change in gains and cost not considered. Change in gains and cost not considered. And next is the initial phase of feasibility. Initial phase of feasibility of project study. स्टैटिक फंडामेंटल इकोनॉमिक एनालिसिस में पहला जो आपका अप्रोच है वो है स्टैटिक असेसमेंट. टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर्ड. यहाँ पे जो मनी का जो समय मूल्य है, यानी कि जो भी धन का समय मूल्य है उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं. मनी का टाइम वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं. द वैल्यू ऑफ मनी मीन्स जो मनी की जो वैल्यू है उसका मतलब ये है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंसी इन मार्केट विद टाइम. यानी टाइम के साथ मार्केट में आपकी करेंसी की वैल्यू क्या है. जैसे एक डॉलर की कीमत कितना है रुपए की तुलना में. जैसे $1 मान लो हमारा एक जो डॉलर है 72 रुपए कीमत है मान लो. तो मार्केट में प्राइस के अकॉर्डिंग जो करेंसी है टाइम के साथ जो मार्केट में जो उसकी करेंसी की वैल्यू है उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है. द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर्ड. जैसे $1 की कीमत मान लो 72 रुपए है, तो उस टाइम पे अगले 2-3 दिन बाद या 10 दिन बाद वही 72 रुपए जो $1 की कीमत है वो 75 रुपए हो जाती है. तो ये क्या होती है, टाइम के साथ मार्केट में करेंसी जो है वो क्या है, करेंसी की वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं टाइम द वैल्यू ऑफ मनी. द वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर्ड. जो मनी की जो टाइम वैल्यू है यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करते हैं. द वैल्यू ऑफ मनी मीन्स जो मनी की वैल्यू है उसका मतलब ये है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंसी इन मार्केट विद टाइम. इन टाइम के साथ मार्केट में करेंसी की वैल्यू क्या है. सिंपल एंड डायरेक्ट. ये सिंपल है और डायरेक्ट है. चेंज इन गेन्स एंड कॉस्ट नॉट कंसिडर्ड. चेंज इन गेन्स जो लाभ में परिवर्तन है और कॉस्ट में जो परिवर्तन है उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं. चेंज इन गेन्स एंड कॉस्ट नॉट कंसिडर. गेन्स में जो परिवर्तन है, लाभ में परिवर्तन और कीमत को जो कॉस्ट को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज दैट इनिशियल फेज ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट स्टडी. जो भी प्रोजेक्ट का हम अध्ययन किया हमने उसकी फिजिबिलिटी का इनिशियल फेज है. इनिशियल फेज ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट स्टडी. इनिशियल फेज ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट स्टडी. प्रोजेक्ट जो हमने स्टडी किया उसका फिजिबिलिटी का इनिशियल फेज होता है. नेक्स्ट इज दैट डायनेमिक असेसमेंट. सेकेंड इज दैट डायनेमिक असेसमेंट. Second is that dynamic assessment. For more accuracy, we use it. ज्यादा एक्यूरेसी के लिए हम इसका उपयोग करते हैं किसका, डायनेमिक असेसमेंट का. द वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर्ड. द वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर्ड. द वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर्ड. The value of money is not considered. Next is the net rate, net current value. Next is the internal profit rate. And next is the current value cost. And next is the equal annual cost.
इक्वल एनुअल कॉस्ट, समान एनुअल कॉस्ट, इक्वल एनुअल कॉस्ट। एनुअल कॉस्ट में हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है और जो एनुअल कॉस्ट आती है, ये जो सारी है वो किसमें आती है, एनुअल कॉस्ट में। सेकंड है जो आपका फंडामेंटल इकोनॉमिक एनालिसिस में सेकंड अप्रोच है डायनेमिक असेसमेंट। फॉर मोर एक्यूरेसी, ज्यादा एक्यूरेसी के लिए वी यूज इट, हम इसका उपयोग करते हैं। द वैल्यू ऑफ, हम इसे उपयोग में लेते हैं। द वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर्ड हियर, यहां पर भी हम जो मनी की जो वैल्यू है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। दूसरा है नेट करंट वैल्यू। नेट करंट वैल्यू क्या है, इंटरनल प्रॉफिट रेट को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। करंट वैल्यू कॉस्ट एंड द इक्वल एनुअल कॉस्ट। इन एनुअल कॉस्ट operating and maintenance cost and annual cost is considered. So the annual cost equal annual cost को यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। नेट करंट वैल्यू, इंटरनल प्रॉफिट रेट को हम कंसिडर करेंगे, करंट वैल्यू कॉस्ट एंड इक्वल एनुअल कॉस्ट। नेक्स्ट इज दैट स्टोचैस्टिक असेसमेंट। लास्ट जो एनालिसिस है फंडामेंटल इकोनॉमिक एनालिसिस में, वो लास्ट है स्टोचैस्टिक असेसमेंट। स्टोचैस्टिक, तीसरा जो आपकी अप्रोच है वो है स्टोचैस्टिक असेसमेंट। स्टोचैस्टिक असेसमेंट, स्टोचैस्टिक असेसमेंट। In this consider certainty, consider uncertainty, consider uncertainty। इसमें हम अनसर्टेनिटी को कंसिडर करते हैं, जैसे कि जनरेटिंग यूनिट आउटेजेस, जनरेटिंग यूनिट आउटेजेस, सडन लोड ग्रोथ ऑफ पीक आवर्स, लोड ग्रोथ ऑफ पीक आवर्स and inaccuracy, and next is that profit and loss balance। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस बैलेंस देखते हैं, प्रॉफिट और एंड लॉस बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। सेंसिटिविटी एनालिसिस, and next is the probability analysis, probability analysis and so it is called risk analysis, यानी रिस्क का एनालिसिस यहाँ पे हम करते हैं, risk analysis। Third approach is that stochastic assessment. In this we consider uncertainty and inaccuracy। यहाँ पे uncertainty और inaccuracy को हम कंसिडर करते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया जनरेटिंग यूनिट आउटेज है, यदि कोई जनरेटिंग यूनिट आउटेज है तो उसकी वजह से अनसर्टेनिटी आ रही है। सडन लोड ग्रोथ, अचानक से लोड ग्रोथ हो गया। ऑफ पीक आवर्स, ये क्या है, अनसर्टेनिटी है। एंड इनएक्यूरेसी, तो यहाँ पे हम अनसर्टेनिटी और इनएक्यूरेसी को कंसिडर करते हैं। सेकंड इज दैट प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, प्रॉफिट और लॉस बैलेंस को कंसिडर करते हैं, प्रॉफिट और लॉस बैलेंस देखते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं एंड नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, और प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करते हैं, जैसे कोई भी रिस्क है उसका एनालिसिस करते हैं, जिसको बोलते हैं रिस्क एनालिसिस, यहाँ पे हम करते हैं। तो दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग जनरेशन प्लानिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल इकोनॉमिक एनालिसिस अप्रोचेस, एंड इन दिस लेक्चर वी स्टडी अबाउट द जनरेशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जो फंडामेंटल इकोनॉमिक एनालिसिस ETC। Thank you dear students, thank you dear students, thank you।